बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मल्टीपल इफ़ और इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट या एल्स इफ स्टेटमेंट उसको कह दें, हमने उसको डिस्कस किया था। तो आज हम बाकायदा उनकी एग्जांपल को परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि है राइट अ प्रोग्राम टू गेट ऑब्टेन मास एंड टोटल मास फ्रॉम यूज़र एंड कैलकुलेट द परसेंटेज, आल्सो प्रिंट द ग्रेड अकॉर्डिंग विद परसेंटेज। यानी हमने क्या करना है कि हमें ये कहता है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने ऑब्टेन मास भी यूज़र से लेने हैं और टोटल मास भी यूज़र से लेने हैं और फिर उसके लिए आपने कैलकुलेट करना है परसेंटेज। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए क्वेश्चन को आप एक दो बार अच्छी तरीके से पढ़ें, फिर समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है और फिर उसमें से आप फाइंड आउट करें कि आपको कितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल चाहिए, कितने नंबर ऑफ़ फार्मूलाज या कौन कौन से फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट करनी है। फिर इसी तरह आप फिर स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें कि आपको किस स्ट्रक्चर के साथ कौन कौन से स्ट्रक्चर जो हैं वो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करने हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें, राइट अ प्रोग्राम टू गेट ऑब्टेन मास, तो एक मुझे ऑब्टेन मास की वैल्यू यूज़र से लेनी है एंड टोटल मास, मुझे टोटल मास की वैल्यू यूज़र से लेनी है। तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए ऑलरेडी आपको पता है कि स्कैनएफ यूज़ करते हैं एंड कैलकुलेट द परसेंटेज, और परसेंटेज के लिए भी मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा क्योंकि मुझे परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें कि मुझे कितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल चाहिए, तो मुझे क्लियर हो रहा है कि मुझे 3 नंबर ऑफ़ वेरिएबल चाहिए। उनकी डेटा टाइप भी अगर आप देखें, ऑब्टेन मास और टोटल मास हमारे पास क्या होती हैं, इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं। तो हम इसलिए इसको क्या लेंगे, इंटीजर वैल्यूज़ ही लेंगे। तो इंटीजर ऑब्टेन मास, ठीक है। आप कोई भी इस तरह का वेरिएबल शॉर्ट में लेना चाहें तो आप शॉर्ट में भी ले सकते हैं, ठीक है। ओबीटी और जस्ट आगे अंडरस्कोर या साथ ही मास लिख दें, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो आपने वेरिएबल नेम हमेशा वो देना होता है जो आपके जो वैल्यू उसके अंदर आ रही है उसको भी वो डिस्क्राइब करता हो, यानी पता चल जाए वेरिएबल नेम से ही कि आखिर ये वेरिएबल किस के लिए बना था, ये इसमें किस तरह की वैल्यू आएगी। तो फिर उसके बाद मुझे क्या करनी है कि लास्ट में मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। और परसेंटेज वैसे तो आपको पता है कि पॉइंट्स के अंदर भी जा सकती है, लेकिन हम जो भी परसेंटेज आएगी उसको राउंड करेंगे तो इसलिए मैं परसेंटेज भी क्या ले लेता हूँ, इसको भी मैं इंटीजर में ले लेता हूँ। इसको जैसे मैं अब शॉर्ट में ले लेता हूँ, PER ले लेता हूँ या PERCNT ले लेता हूँ, ठीक है। जो भी आप इस तरह का नाम रखना चाहें, नाम कुछ भी रखा जा सकता है वेरिएबल का। तो ये 3 वेरिएबल मुझे रिक्वायर्ड थे। अब देखें इनमें से परसेंटेज की मुझे फार्मूला के साथ वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ये दोनों वैल्यू मुझे कहाँ से चाहिए, यूज़र से एज ए इनपुट चाहिए। तो मैंने कहा हुआ है कि यूज़र से जब भी हम इनपुट लेंगे तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, स्कैनएफ यूज़ करना पड़ता है सी के अंदर। तो यहाँ पे हम स्कैनएफ तो यूज़ करेंगे लेकिन उससे पहले प्रिंटएफ भी यूज़ करेंगे। वो मैंने आपको बताया था कि प्रिंटएफ को क्यों यूज़ करते हैं, ताकि यूज़र के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही हो जिससे यूज़र को पता चले कि इधर मुझे वैल्यू कौन सी इंटर करनी है। यानी कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा तो उसे समझ नहीं आएगी कि ये कर्सर क्यों ब्लिंक कर रहा है, या मुझे अब इनपुट देनी है तो किस किस्म की इनपुट देनी है। तो यहाँ पे आप उसको मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे कि यहाँ पे आप ऑब्टेन मास या टोटल मास पहले जो भी लेना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ इंटर ऑब्टेन मास, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन, इस स्टेटमेंट को एंड, फिर स्कैनएफ की स्टेटमेंट। और स्कैनएफ की स्टेटमेंट भी ऑलरेडी हमें लिखनी आती है। हमें क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज डी डालना है क्योंकि इंटीजर टाइप वैल्यू है, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, वेरिएबल नेम लिखना है। तो वेरिएबल नेम आपको पता है, और एंड ऑपरेटर भी आप यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें क्या भेजना होता है, वेरिएबल का रेफरेंस एड्रेस भेजना होता है। तो ये एड्रेस या रेफरेंस ऑपरेटर के तौर पर यूज़ होता है। तो मुझे रेफरेंस भेजने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एंड ऑपरेटर साथ में डालना पड़ेगा ऑब्टेन मास, ठीक है। ये मेरा वेरिएबल नेम है। अब जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो किस वेरिएबल में जाएगी, वो इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू जाएगी, ठीक है।
अब देखें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वैल्यू मैंने ले ली, अगर मैं इसको रन करके देखूँ तो अभी मेरी एक वैल्यू ही वो इंटर ऑब्टेन मास आएगा, और मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू दूंगा वो वैल्यू किधर चली जाएगी, वो इस ऑब्टेन मास के अंदर चली जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट एफ दोबारा करता हूँ और मैं उसे कहता हूँ कि मुझे दूसरी वैल्यू कौन सी चाहिए, टोटल मास, तो मैं उसे कहूँगा इंटर टोटल मास, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे स्कैन एफ यूज़ करूँगा, सॉरी मुझे यहाँ पे सेमीकोलन पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्कैन एफ लिखूँगा क्योंकि मुझे अब फिर यूज़र से वैल्यू चाहिए, और इसके लिए भी परसेंटेज डी यूज़ करूँगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ पे क्या लिखूँगा, एंड ऑपरेटर, और एंड ऑपरेटर के साथ क्या यूज़ करूँगा, टोटल मास, क्योंकि अब मुझे क्या वैल्यू चाहिए, टोटल मास की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे फिर यहाँ पे अब मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे टोटल, आपको फार्मूला पता होगा परसेंटेज कैलकुलेट करने का कि परसेंटेज जब भी कैलकुलेट करते हैं हम क्या करते हैं, ऑब्टेन मास डिवाइडेड बाय ऑब्टेन मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट लगा दिए हैं कि ताकि पहले मेरी डिवीज़न हो जाए, अदरवाइज़ वो जो 100 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल मास के साथ। तो हो सकता है अगर आप ब्रैकेट नहीं बनाते तो अगर आप वैल्यूज़ इधर उधर लिखते हैं तो फिर हो सकता है कि वो पहले मल्टीप्लिकेशन कर दे और बाद में डिवीज़न करे, तो इस तरह प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए बेहतर है कि आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे ताकि ये पहले परफॉर्म हो और फिर उसके बाद क्या हो, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो। अब क्योंकि ये परसेंटेज जो है ये इंटीजर टाइप है तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो वैल्यू जाएगी वो इंटीजर टाइप ही जाएगी, पॉइंट्स वाली वैल्यू इसके अंदर नहीं जाएंगी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आप देखें यहाँ तक तो हमारा यहाँ तक काम हो गया, कैलकुलेट परसेंटेज तक। अब आगे ये कहता है आल्सो प्रिंट द ग्रेड अकॉर्डिंग विद परसेंटेज, तो जिस तरह की परसेंटेज है उसके मुताबिक उसका ग्रेड क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि यूज़र कौन से ऑब्टेन मास इंटर करेगा, कौन से टोटल मास इंटर करेगा और उसकी परसेंटेज क्या आएगी। तो हो सकता है उसकी परसेंटेज 90 अबव बने, हो सकता है 80 to 90 बने, हो सकता है 60 बिलो बने, मुझे नहीं पता। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जब हमें नहीं पता पहले से, हमने जर्नल ये बनाना है कि हर किस्म की वैल्यू के लिए, हर किस्म की परसेंटेज के लिए ये काम करे। तो हम सारे सिनेरियोज़ यहाँ पे क्या कर देंगे, डिफ़ाइन कर देंगे, ताकि जिस किस्म की वो वैल्यू बने परसेंटेज की उसके मुताबिक वो ग्रेड क्या हो जाना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए। तो अब पहली मेरे पास क्या बनती है कि मैं कहता हूँ इफ़ परसेंटेज, सॉरी मैंने CNT लिखा हुआ है, परसेंटेज ग्रेटर देन अगर 90 है तो मैं कहता हूँ कि ग्रेड कौन सा प्रिंट कर दो, ग्रेड प्रिंट कर दो A+, ठीक है। अब देखें ये कंडीशन जो मैंने लगाई है, इफ़ कंडीशन, ये कब ट्रू होगी, जब परसेंटेज की वैल्यू 90 से ग्रेटर होगी, ठीक है। तो A+ क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, अब देखें यहाँ पे अगर मैं मल्टीपल इफ़ लगाऊँ ना, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए लगा देता हूँ कि यहाँ पे मैं एक और इफ़ लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ ग्रेटर देन 80। अब 80 to 90 के दरमियान में हो तो मैं इसे कहता हूँ कि आप प्रिंट एफ क्या करवाओ, प्रिंट एफ A ग्रेड प्रिंट करवा दो फॉर एग्जांपल, ठीक है। आप देखें फॉर एग्जांपल परसेंटेज की वैल्यू आ जाती है 92%, तो पहली इफ़ कंडीशन अगर चले तो 92 ग्रेटर देन क्या होगा, 90, A+ क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो अब देखें ये इफ़ चल गई, इस इफ़ के बाद ये इफ़ अपनी दोबारा इफ़ है, मतलब अपने आप में एक पूरी स्टेटमेंट है, इसका इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। तो ये इफ़ दोबारा चलेगी और ये इफ़ भी चेक करेगी 92 ग्रेटर देन 80 है, हाँ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगी, A+ भी प्रिंट हो जाएगा, A भी प्रिंट हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम मल्टीपल इफ़ लिखते जाएंगे तो वो सारे ग्रेड्स क्या होते जाएंगे, प्रिंट होते जाएंगे। जहाँ पे हम चेक कर रहे होंगे ग्रेटर देन 60 चेक कर रहा हूँगा, ग्रेटर देन 70, 92 तमाम से ग्रेटर होगी तो वो तो क्या होती जाएगी, तमाम ग्रेड को डिस्प्ले करती जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी मिस्टेक हो जाएगी। इसको हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करके मल्टीपल इफ़ से भी कर सकते हैं,
लेकिन हमें मल्टीपल इफ से करने की क्या ज़रूरत है? मैंने आपको बताया था ऐसे सिनेरियो जिसमें मल्टीपल कंडीशन में से एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो बाकियों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे मल्टीपल इफ का कंसेप्ट नहीं लेके आना। वहाँ पे किसको यूज़ करना है? एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ करना है। तो अगर मैं यहाँ पे एल्स इफ, जैसे मैं अभी आपको पहले ये चला कर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैं वैल्यूज़ इंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल 1054 और टोटल मास इंटर करता हूँ 1100, तो अब देखें ये 90 अबव होगा, ठीक है, 90 अबव परसेंटेज होगी। तो इसमें कोई तो मिस्टेक है, क्योंकि ना ही ए प्लस ग्रेड प्रिंट हुआ है और ना ही ए ग्रेड। तो यहाँ पे देखें हमने क्या मिस्टेक की है। ये तो वैसे मैं डाल रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे ऑब्टेन मास लिए हैं और यहाँ पे क्या लिए हैं? टोटल मास। और फिर मैंने ऑब्टेन मास को डिवाइड किया है टोटल मास के साथ और फिर मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, यहाँ पे पता है क्या हो रहा है? यहाँ पे दरअसल ये हो रहा है कि ये जो ऑब्टेन मास और टोटल मास हैं, ये दोनों इंटीजर वैल्यूज़ हैं। ये क्या हैं? दोनों इंटीजर वैल्यू। जब आप इंटीजर वैल्यू को इंटीजर वैल्यू से डिवाइड करते हैं और उसका आंसर क्या आता है? पॉइंट्स के अंदर, तो फिर वो क्या करता है कि वो पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज़ को क्या कर देता है? स्किप कर देता है। तो ये 0 पॉइंट, यानी जब ऑब्टेन मास पे यहाँ पे 1054 पे डिवाइड करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, आपको दिखाता हूँ कि ये सिनेरियो क्या बन रहा है। ये देखें 1054 डिवाइडेड बाय 1100, तो जब आप ये करते हैं तो ये बनता है 0.95। अब 95 का बनेगा जब 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अभी आंसर इसका क्या आएगा? 0.95। तो ये भी इंटीजर वैल्यू है, ये भी इंटीजर वैल्यू है, तो इसका आंसर वो इंटीजर में लेगा और इंटीजरल पार्ट जो लेगा वो सिर्फ पॉइंट से इस साइड वाली वैल्यू लेगा, तो वो 0 लेगा। अब 0 मल्टीप्लाई 100 करेगा तो वो तो आंसर परसेंटेज का क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो फिर ये हमारा वर्क नहीं करेगा। तो इसका बेहतरीन हल क्या है कि हम क्योंकि हमें फ्लोट में तो चाहिए नहीं, तो हम क्या करते हैं कि पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 के साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहले 100 के साथ ऑब्टेन मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आप बेशक ये कैलकुलेटर में ये काम करके देख लें तो आपको वही आंसर मिलेगा जो आपको बाद में मल्टीप्लाई करने से मिलना था। 1054 और डिवाइडेड बाय आपने किससे करना है? 1100 से, तो इसका 95 पॉइंट समथिंग, तो ये देखें वही आंसर आ रहा है। तो मैंने क्या किया है, इसको पहले 100 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो अब 95 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो 95 वैल्यू किस में चली जाएगी? परसेंटेज में चली जाएगी। मैं दोबारा इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। वहीं मैं वही वैल्यू दे रहा हूँ 1054, ठीक है, फिर मैंने वैल्यू दी 1100, ठीक है, इंटर प्रेस किया। आप देखें ए ग्रेड भी प्रिंट हुआ और ए प्लस ग्रेड भी प्रिंट हुआ, क्योंकि दोनों के लिए ये कंडीशन क्या हो गई थी? ट्रू हो गई थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एल्स इफ, तो फिर क्या होगा? जब ये इफ़ चल गई तो इसके बाद वाली सारी क्या हो जाएंगी? स्किप हो जाएंगी, बाकी नहीं चलेंगी इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट की वजह से, ठीक है। मल्टीपल इफ़ में तो हर इफ़ इंडिविजुअल अपना वर्क कर रही होती है, लेकिन इफ़ एल्स इफ में ये एक दूसरे के साथ क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। तो ये ट्रू हो गई तो फिर ऊपर वाली चल जाएगी, नीचे वाली स्किप हो जाएंगी। हाँ, ऊपर वाली अगर फॉल्स होती है तो फिर क्या होगा? नीचे वाली चलेगी। जैसे अभी हम चला कर देखते हैं तो आप देखें वही काम करता हूँ 1054 और 1100। तो अब देखें ए प्लस ही जस्ट प्रिंट हुआ, ए प्रिंट नहीं हुआ। हाँ, अगर आप वैल्यू क्या करते हैं? इंटर कम करते हैं। जैसे मैं अब इंटर करता हूँ फॉर एग्जांपल 945, उम्मीद है ये 90% से लेस होगा, ठीक है। अब देखें ए ग्रेड क्या हुआ? प्रिंट हुआ, क्योंकि ये 90% से लेस देन वैल्यू थी। तो आप इसी तरह क्या कर सकते हैं? अब तमाम वैल्यूज़ के लिए बना सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपको क्या करते जाना है, यहाँ पे 70 करना है, यहाँ पे आप क्या कर देंगे? फॉर एग्जांपल बी प्लस कर दिया,
यहाँ पे आपने 60 को क्या कर दिया, बी कर दिया, सॉरी बी, ठीक है। इसी तरह आपने 50 को क्या कर दिया, सी कर दिया, सी, और इसी तरह आपने 40 अबव क्या कर दिया, डी, और आपने क्या किया, इसी तरह 33 अबव या 33 अबव क्या होगा, ई हो जाएगा। और एल्स बाकियों के लिए, या आप क्या कह सकते हैं कि एल्स भी लगा सकते हैं यहाँ पे, या आप पूरी कंडीशन लगाना चाहें तो पूरी कंडीशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी कंडीशन चेंज कर देता हूँ। परसेंटेज जो है वो क्या होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर देन, क्योंकि गलती से अगर कोई, क्योंकि मिनिमम नंबर जो हो सकते हैं ना वो 0 हो सकते हैं, और अगर उसने गलती में कोई वैल्यूज़ ही गलत डाल दी हैं तो मैं उसे मैसेज डिस्प्ले करवा दूंगा कि आपने क्या की है, जो वैल्यूज़ इंटर की हैं वही आपने क्या कर दी हैं, गलत डाल दी हैं। printf रॉन्ग इंफॉर्मेशन या कुछ भी पुट कर दें, ठीक है, और /n भी लगा दें, ताकि बल्कि ग्रेड ऊपर डिस्प्ले तब होगा ही नहीं जब ये चलेगी। अब तब तक ये चलती रहेगी। अब देखें ना, 33% से ऊपर नंबर होंगे तो ई ग्रेड प्रिंट होगा, अगर 33 से लेस होंगे और 0 से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, क्योंकि ये 33 से लेस होगी तो तभी यहाँ पे आएगा इस सेल सेफ के अंदर, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। तो 0 से ऊपर होना चाहिए, या आप यहाँ पे -1 भी कर सकते हैं कि -1 से ऊपर होना चाहिए। वैसे 0 भी ठीक था, क्योंकि 0 अब कोई पेपर देगा तो कुछ ना कुछ तो नंबर आएंगे, कुछ तो उसकी परसेंटेज बनेगी। तो अदरवाइज़ अगर वो माइनस में वैल्यूज़ दे जाता है या गलत इन्फॉर्मेशन पुट कर जाता है तो फिर क्या होगा, अब 0 से नीचे तो परसेंटेज नहीं बननी चाहिए ना माइनस में, तो वो क्या होगा, फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे -300 पुट करता हूँ और फिर टोटल मास 1100 पुट कर देता हूँ, तो देखें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि वो तो जो उसकी परसेंटेज है आपने वो 0 से भी कम कर दी है, तो वो तो आपकी मिस्टेक है। लेकिन अगर आप सही वैल्यूज़ इंटर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करेगा, ये ग्रेड शो करेगा 465 और 1100, ठीक है। तो ये देखें डी ग्रेड इसका बनता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये इस तरह क्या करेगा, काम करेगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।